हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं मनुष्य का लड़का मनुष्य की तरह क्यों दिखाई देता है? क्या आप जानते हैं कि एक डॉग जो होता है वो डॉग अपने सेम तरह एक नए डॉग को बनाता है। एक जो एलिफेंट होती है वो अपनी तरह एक एलिफेंट को बनाती है। एक जो प्लांट है, कोई भी प्लांट एक स्पेशल स्पीसीज जो है उसका, वो अपनी ही तरह का एक नया प्लांट बनाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए, चलो ये भी ठीक है। दूसरा चीज़ कि एक मनुष्य जो है अपनी तरह जो एक नया मनुष्य बनाता है, एक ह्यूमन जो है, इस ह्यूमन से एक नए ह्यूमन का जो विकास हो रहा है वो सेम इसी तरह से होता है। सेम इसी तरह होने का मतलब ये हुआ कि जितने अंग इसमें एक मनुष्य के अंदर हैं उतना ही अंगों का निर्माण इसमें होता है। फिर भी जो समानता है वो समानताएं नहीं होती हैं इसमें। आँख उतना, नंबर संख्या उतना ही, आँख का कार्य वही होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आँख की बनावट उसी तरह से हो, उसका साइज, उसका शेप उसी तरह से हो। तो ये विभिन्नताएं भी होती हैं। तो आप लोग को शायद ये समझ में आया होगा कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में क्या होता है, यहाँ पर हम इसी चीज़ का स्टडी करते हैं कि एक माता पिता से जो उत्पन्न होने वाला संतान है वो अपने माता पिता की तरह ही सेम किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग जो है मेंडल, सबसे पहले आनुवंशिकी का जो नींव डाला वो किसने डाला? ग्रेगोर जी मेंडल ने। ग्रेगोर मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बताया। मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मटर के दाने पर प्रयोग किया। मटर का नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम है। तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया और सबसे पहले अपना 3 नियम प्रस्तुत किया था। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम और तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो इस तरह से इन्होंने 3 नियम बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हें ही कहा जाता है। किससे कहा जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम केवल इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे, ना कि हम जो है आज थ्योरी, बहुत ज़्यादा थ्योरी की चर्चा नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन की बात हम लोग आज करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा आनुवंशिकी का जनक किसे कहा गया है? आनुवंशिकी का जनक, अभी हम लोगों ने पढ़ा आनुवंशिकी का जनक लैमार्क बिल्कुल नहीं, डार्विन बिल्कुल नहीं, मेंडल। किसका कहा गया? मेंडल। खुराना भी नहीं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वो हैं जिन्होंने सबसे पहले लैब में क्या बनाया था? जीन का निर्माण लैब में किया था, या जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन होगा? मेंडल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी इकाई क्या होती है? आनुवंशिकी इकाई, आनुवंशिकी इकाई मतलब आनुवंशिक इकाई वो कौन सी कड़ी है जिसके कारण कोई भी कोई भी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। ठीक, क्रोमोसोम होगा कि राइबोसोम होगा कि जीन होगा कि लाइसोसोम होगा? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? देखो, क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के बाद भी कोई एक यूनिट होती है और वो होती है जीन। तो यहाँ पर क्या सही माना जाएगा? जीन। जीन जो होता है वो गुणसूत्र पर लगा होता है। जैसे ये आपका, अगर बात करें डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो डीएनए जो होता है इस तरह से डीएनए होता है, और इस डीएनए के ऊपर जैसे डीएनए जब सिकुड़ जाता है तो वही गुणसूत्र का अवस्था ले लेता है। इस गुणसूत्र पर छोटे छोटे जीन लगे होते हैं और एक जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में प्रदर्शित करने के लिए, ले जाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है। जीन क्या होता है? केंद्रकीय झिल्ली में जीन होता है। किसमें होता है? सीधा क्वेश्चन ये बताया कि किसमें जीन पाया जाता है, कि गुणसूत्र में, कि लाइसोसोम में, कि कोशिका कला में? तो केंद्रकीय झिल्ली में नहीं होता है। केंद्रकीय झिल्ली का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सेल है, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, तो केंद्रक का ये इस पार्ट को जिससे घिरा होता है उसे झिल्ली कहा गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसमें नहीं होगा। लाइसोसोम में कोशिकांग है, ये होगा ही नहीं। कोशिका कला सबसे बाहर का लेयर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? गुणसूत्र पर लगा होता है कौन सा पार्ट? जीन वाला पार्ट लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन है, जीन क्या है? यकृत का एक भाग है। लिवर का? बिल्कुल नहीं। आरएनए का भाग है? बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम का एक भाग है।
या डीएनए का एक भाग है? अब बताइए, जीन, डीएनए और क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर हम तीन चीज़ें हैं, तीनों एक ही से रिलेटेड हैं। और दो बार एक क्वेश्चन, एक बार इसको सही माना गया है और एक बार इसको सही माना गया, डीएनए का भाग भी और क्रोमोसोम का भाग। लेकिन मेरा जो मानना है या जो वास्तविक सही होना चाहिए वो क्रोमोसोम का एक भाग है। जीन जो है वो गुणसूत्र पर लगा होता है, ना कि डीएनए के ऊपर लगा होता है। लेकिन एक दो एग्ज़ाम में मैंने देखा, बुक्स में देखा, उस सही माना गया है। रेलवे का एक पेपर है और जो है एसएससी में इसको माना गया है, जो डीएनए माना है। एक पेपर में, एक एग्ज़ाम में क्रोमोसोम नहीं था, एक में क्रोमोसोम और डीएनए दोनों था, फिर भी डीएनए को माना गया। लेकिन अगर 100% सही होगा तो वो गुणसूत्र का एक भाग होगा या क्रोमोसोम होगा। ठीक, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? मेंडल? बिल्कुल नहीं, मेंडल ने तो सबसे पहले इसका नींव डाला था, इसलिए मेंडल नहीं हो सकते। मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। डार्विन? डार्विन भी नहीं हो सकते। डार्विन ने क्या किया था? डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो de Vries, ये लोग किस में आते हैं? ये जो जीव का विकास हुआ, जैव विकास जिसे कहा गया, ठीक है, जैव विकास से संबंधित ये वैज्ञानिक हैं। तो जैव विकास में डार्विन हैं, ये सब डार्विन है, लैमार्क हैं, सब जैव विकास से संबंधित हैं। जैव विकास का जनक जो है वो लैमार्क को कहा गया है। और डार्विन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डार्विन के जहाज़ का नाम पूछा जाता है। डार्विन की फिंचें क्या होती हैं? डार्विन के जहाज़ का नाम था HMS बीगल। ठीक, वाटसन ने क्या किया था? ये भी नहीं होंगे। वाटसन ने डीएनए का ये मॉडल खोजा था कि डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल इस तरह से होता है, इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो होगा कौन? खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, उन्होंने सबसे पहले लैब में, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, जो है जीन का कोडान बनाया था, इसलिए इनको जो है ये माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पहले तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक जीन एक एंजाइम, ये माना जाता है कि एक एंजाइम का जो निर्माण होता था, पहले की ये थ्योरी थी, बाद में बदल गई है, कि एक जो एंजाइम होता है वो किसी कार्य को अंजाम देता है। तो इसलिए जो किसी भी पदार्थ, किसी भी ग्रंथि से अगर एंजाइम निकल रहा है, मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को पचाने के लिए जो पेप्सिनोजेन निकला, तो वो उस प्रोटीन को पचाने के लिए जो पेप्सिनोजेन निकल रहा है, वो पेप्सिनोजेन एंजाइम एक विशेष प्रकार के जीन से बना होता है। तो एक जीन एक ही एंजाइम को बना सकती है। एक जीन एक पेप्सिनोजेन हुआ तो एक पेप्सिनोजेन के लिए एक ही एंजाइम होगा, मतलब एक ही जीन होगा जो उस एक विशेष एंजाइम को बनाएगी। बाद में सिद्धांत को क्या बदल दिया गया? एक जीन एक एंजाइम से हटाकर इसे एक जीन एक प्रोटीन कर दिया गया था, कि एंजाइम सीधे नहीं बनता है, प्रोटीन बनता है, कि एंजाइम भी प्रोटीनस होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? वाटसन क्रिक? बिल्कुल नहीं। हरगोविंद खुराना? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन भी नहीं, मॉर्गन गुणसूत्र से संबंधित हैं, ये भी गुणसूत्र डीएनए से संबंधित हैं, ये भी गुणसूत्र डीएनए से संबंधित है। तो किसने दिया? वीडल और टैटम ने, वीडल और टैटम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, जीन को व्यक्त किया जाता है, व्यस्त नहीं होगा, व्यक्त होगा, यह आधा का है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है, जीन को क्या बोला जा सकता है? आनुवांशिकी की इकाई बोल सकते हैं, बिल्कुल। आनुवांशिकी की इकाई, कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है तो उसका कारण जीन है, उस जीन के कारण ही ऐसा होता है कि कोई अपनी मम्मी की तरह तो कोई अपने पापा की तरह दिखाई देता है, किसी की हाइट अपने पापा की तरह तो किसी की हाइट अपनी मम्मी की तरह मैच करता है। ठीक, तो ये भी होगा। और तो ये भी होगा। डीएनए का भाग, बिल्कुल, जीन डीएनए का भी भाग होता है। उत्परिवर्तन की भी इकाई होती है। उत्परिवर्तन मतलब अगर किसी शरीर में कोई चेंजिंग हो रही है, 5 की बजाय 6 उंगली निकल रही है, या कोई बौनापन आ रहा है, कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है जो उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन हो रहा है, तो वो भी जीन के कारण ही होता है। तो ये तीनों सही होगा, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी की तरह ये व्यक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर को, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जीन को जीन किसने कहा? कई बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। हेल्डन? बिल्कुल नहीं। मेंडल? बिल्कुल नहीं। गाल्टन? ये भी नहीं। कौन है? जॉनसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन को सबसे पहले जीन कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है?
डीएनए है, आरएनए है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? आनुवांशिक पदार्थ, तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह बिहेव करता है। इसको 2-3 वैज्ञानिकों ने जो है प्रूव्ड किया है इस चीज़ को, और वो भी अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ किसने साबित किया। ठीक है, तो अभी आगे हम बता रहे हैं। आरएनए बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने? नहीं, मिलर ने तो सबसे पहले ये जीवन की उत्पत्ति में आते हैं मिलर। खुराना ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इन्होंने ही बनाया था। जीन, जिसे इसमें कहा गया डीएनए का संश्लेषण, और वहाँ बताया गया था जीन का संश्लेषण, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जीन सेपरेट नहीं होता है, जीन डीएनए पर या गुणसूत्र पर ही लगा होता है। तो चाहे गुणसूत्र का संश्लेषण बोले, चाहे डीएनए का संश्लेषण बोले, चाहे जीन का संश्लेषण बोले, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही। डॉक्टर ब्रीज नहीं, ह्यूगो डिब्रीज जो थे वो उत्परिवर्तनवाद दिए थे। कैल्विन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये होगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि चाहे डीएनए का संश्लेषण बोले, चाहे जीन का संश्लेषण बोले, चाहे गुणसूत्र का संश्लेषण बोले, वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको कमेंट करके बताना है, उसका आंसर नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर खुद देना है आपको। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? चारों में से आप बताइएगा किसने दिया। लीवेनहॉक हैं, साल्क हैं, वाटसन क्रिक हैं या डाल्टन हैं? यह आंसर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन इसे हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। माता पिता के गुण उनके संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, हार्मोन द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी समझ पाएँ कि आपको समझ में आ गया। एक वर्णांध पुरुष, देखिए इसको मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप आंसर बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला की संतान में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना है? मतलब एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, अब मेल जो है ये इन्फेक्टेड है, ये वर्णांध है, और महिला जो है वो सामान्य है, फीमेल सामान्य है। तो उसके संतान में पुत्रों की रोगी होने की संभावना कितने हैं? मतलब कितने पुत्र वर्णांध होंगे? 50% होंगे, 33%, 25%, 0%? तो आप इसको बताइएगा। ठीक, कितने परसेंट? पिता रोगी है लेकिन माता रोगी नहीं है, तो बच्चे कैसे होंगे? बिल्कुल 3 ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, और उस पर आँख बंद करके आप बता सकते हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट बताइएगा। इसके बाद में शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए इनमें से कौन सा एक तकनीकी प्रयोग किया जाए? शिशु मतलब कोई लड़का है और वो लड़का किसी व्यक्ति को ये कहता है ये हमारे पिताजी हैं, या कोई पिता कहता है ये हमारा लड़का है, तो पितृत्व कंडीशन, पेरेंटल कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का? नहीं। गुणसूत्र गणन का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण? क्या होगा आप बताइएगा, ये भी आपको अब पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने बनाया? अभी वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति वर्णांध है तो उसको लाल रंग किस रंग में परिवर्तित दिखाई देगा? पीला, नीला, हरा, बैंगनी? ये भी आपको पढ़ा है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा होगा आपको पता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। अब यहाँ भी वर्णांध पुरुष है, महिला यहाँ पर भी सामान्य है। ठीक है, तो वर्णांधता का लक्षण उत्पन्न होगा उसके पुत्रों में। पुत्री में यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा गया, कि यहाँ ये पूछा गया रोगी कौन होगा। पुत्र रोगी होगा, पुत्रियाँ होगी कि पुत्रों दोनों में होगा, या पुत्रियों के पुत्र में होगा? पुत्रों के पुत्रों में होगा कि पुत्रियों के पुत्रों में होगा? मतलब इसके नाती में होगा या नातिनी में होगा? ठीक है, ये भी आप चार्ट बना के आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होने वाला। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस? तो आप बताइएगा कौन सा ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, आरएनए अमीनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर।
गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गुणसूत्र किस चीज़ से बना होता है ये पूछ रहा है। डीएनए और लिपिड नहीं है, ये लिपिड है, डा है ये, डा बना हुआ है, लिपिड है ये, ठीक, लिपिड है। तो लिपिड होता है कि आरएनए अमीनो एसिड होता है, डीएनए प्रोटीन होता है कि आरएनए शुगर होता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। डीएनए के साथ लिपिड नहीं होता है, ठीक है, ये पहला, ये तो नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। बस एक और है, निम्नलिखित में से आनुवांशिक, वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कौन सा व्याधि आनुवांशिक है। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, वर्णांधता, ये भी आपको पता है, वर्णांधता ये भी क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से वही, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फिनिश, ठीक है। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट आए, एनर्जी आए। आप लोग वीडियो देखते नहीं, कमेंट नहीं करते, एनर्जी नहीं आता है, इसलिए इस तरह से पढ़ाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।